एक ये नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है कि आरताई नाम तो उत्तर भारत के लोग ढंग से बोल ही नहीं पाएंगे और इसे हिंदी तमिल डिबेट की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। वो और कुछ नहीं बल्कि आउटरीच पैदा करने की एक स्ट्रैटेजी है। वैसे ही जैसे केवल श्रीधर वेम्बू को आरताई के लिए टारगेट किया जा रहा है, ये कहकर कि वे तो संघी हैं। अगर ऐसी ही बात है तो इस कंपनी के को-फाउंडर टोनी थॉमस को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? केवल इसलिए क्योंकि वे एक क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। दरअसल ये वही इकोसिस्टम है जो ट्विटर के जैक डॉर्सी के साथ सेल्फी लेकर कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन किसी भारतीय टेक फाउंडर के साथ फोटो आ जाए तो उसे पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन कह देता है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे यहाँ दिक्कत ऐप से नहीं बल्कि विचारधारा से है। इन्हें दिक्कत है कि कैसे कितना बुद्धिमान व्यक्ति विदेश छोड़कर तमिलनाडु के एक गांव में बैठकर दुनिया की मोस्ट अट्रैक्टिव मैसेजिंग ऐप कैसे बना पा रहा है, और वो भी स्वदेशी। अब देखिए, हर भारतीय सबीर भाटिया की तरह डेलुलू नहीं होता है जो विदेश में रहकर अपने ही देश की बदनामी करे। और देखिए, यहाँ दिक्कत तो इस बात से भी है कि आखिर भारत कैसे मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, स्वदेशी एप्स बना रहा है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब विदेशी कंपनी गूगल से ये अपनी प्राइवेसी और डेटा शेयर करने के लिए रेडी है, जिसके डेटा ब्रीच की कोई ना कोई केस आए दिन सामने आता रहता है, लेकिन अपने ही देश की कंपनी के ये टांग पकड़ कर नीचे खींचने को रेडी है। बताइए, जो डेटा कैलिफोर्निया में सुरक्षित है वो चेन्नई में असुरक्षित कैसे हो गया? असल में ये लड़ाई सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये लड़ाई नैरेटिव की है। आरताई जैसे ऐप्स, ज़ोहो जैसे प्लेटफॉर्म्स इस इकोसिस्टम के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि वे उस मिथ को तोड़ते हैं कि भारत इनोवेशन नहीं कर सकता, और जब नैरेटिव टूटता है तब प्रोपेगेंडा शुरू होता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा कि सरकारी विभागों को सिक्योर मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होना चाहिए, और ज़ोहो का आरताई इस दिशा में परफेक्टली फिट होता है। तो अब सवाल ये नहीं कि आरताई कितना अच्छा ऐप है, सवाल ये है कि क्या भारत अब अपनी डिजिटल आत्मनिर्भरता की कीमत कैरेक्टर असैसिनेशन से चुकाएगा?